ठीक है। क्लास हार्मोन्स का टॉपिक एक बहुत वाइड है। अगर हम एनिमल हार्मोन्स की बात करते हैं तो एनिमल हार्मोन्स तो बिल्कुल ही अलग हैं। असल में हार्मोन्स की डेफिनेशन ये होती है, कोई भी केमिकल बॉडी में बन रहा है और बनने के बाद डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है, ब्लड के अंदर। अगर हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल बनता है, बनने के बाद डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, ऐसे केमिकल को हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि प्लांट की बॉडी में तो ब्लड होता ही नहीं है, तो प्लांट की बॉडी में हार्मोन्स की डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सेप्शनल है। ठीक है। वैसे आप हार्मोन का कॉन्सेप्ट यही याद रखिएगा कि कोई भी केमिकल किसी बॉडी में बन रहा है और बनने के बाद डायरेक्टली वो ब्लड में चला जाता है, इसे हम कहते हैं हार्मोन। इंसुलिन पेनक्रियास से निकलती है, डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, इसलिए इंसुलिन को हम एक हार्मोन कहते हैं। खैर, प्लांट हार्मोन्स क्या है इन्हें देख लीजिए। आसान सी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी केमिकल किसी चीज को एक्साइट कर रहा है, किसी भी चीज को एक्टिवेट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है, उसे हम कहते हैं हार्मोन्स। अगर एक्टिवेट कर रहा है तो आप उसे क्या कहोगे, पॉजिटिव हार्मोन्स। और अगर वो इनहिबिट कर रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव हार्मोन्स। तो कभी हार्मोन्स किसी चीज को एक्साइट कर देते हैं, किसी चीज को फास्ट कर देते हैं, कभी किसी चीज को स्लो कर देते हैं। अगर वो फास्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स। अगर वो इनहिबिट कर रहे हैं तो नेगेटिव हार्मोन्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, देख लीजिए। सर्टेन केमिकल्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट से, उनका इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, दो चीजों के ऊपर, एक ग्रोथ पे और एक डेवलपमेंट पे। ऐसे केमिकल्स जो कि प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं और इफेक्ट कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे, ऐसे केमिकल्स को हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं या फिर फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। क्योंकि प्लांट को आप ग्रीक में क्या कहते हैं, फाइटो। उसके बाद ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि प्लांट हार्मोन काम कैसे करते हैं। ये आपकी नोट्स की वर्डिंग है, इसे आप याद मत कीजिएगा। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है इसे आपने याद नहीं करना नोट्स में से, बस वैसे ही समझ लीजिए। फाइटो हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स, ये तो आपको पता है, इन माइन्यूट कंसंट्रेशन। माइन्यूट कंसंट्रेशन का मतलब लो कंसंट्रेशन पे, बिल्कुल। मतलब हार्मोन्स की अमाउंट आप चाहें तो एनिमल्स में देख लें, ह्यूमंस में देख लें, प्लांट्स में देख लें, हार्मोन्स हमेशा कम क्वांटिटी में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है एक्सर्ट देयर इफेक्ट, वो अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर करके। ठीक है। मींस कहीं ना कहीं डीएनए में कुछ चेंज कर दिया टेम्परेरी, जिसकी वजह से इफेक्ट चेंज हो रहा है, या फिर किसी एंजाइम को उसने इनहिबिट कर दिया, या फिर मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को उसने चेंज कर दी। मैं अभी हम आहिस्ता आहिस्ता हम सबकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम हार्मोन्स पढ़ते जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स वो केमिकल हैं जो कि बॉडी में बनने के बाद डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं, ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। क्योंकि प्लांट की बॉडी में ब्लड होता नहीं है, इसलिए हम ये कह देते हैं कि ऐसे केमिकल्स जो कि प्लांट की बॉडी में बन रहे हैं और इफेक्ट किस पे दे रहे हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। अगर ये इफेक्ट पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव हार्मोन्स कहलाएंगे। अगर इफेक्ट नेगेटिव होगा तो आप इसे इनहिबिटर्स कह दोगे या फिर नेगेटिव हार्मोन्स कह दोगे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर रहे हैं। ये जीन एक्सप्रेशन का आप टॉपिक पढ़ोगे चैप्टर 6 के अंदर। डीएनए को ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है, एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहे हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं मेम्ब्रेन की। ये मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देता हूँ कि एक केमिकल है, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए एक एंजाइम है। ठीक है। अब वो एंजाइम जो है वो इम्परमिएबल था सेल के लिहाज से। इसका मतलब वो इम्परमिएबल का मतलब है एंजाइम उस सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। एक एंजाइम है जो कि सेल के बाहर पड़ा हुआ है, वो एंजाइम सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो इम्परमिएबल है, उसका साइज बहुत बड़ा है। अभी क्या करेंगे, प्लांट हार्मोन्स मेम्ब्रेन को बहुत ज्यादा पोरस कर देंगे, मेम्ब्रेन के अंदर होल्स क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से वो एंजाइम सेल के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है। तो ये था चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन। तो जब वो एंजाइम उस बॉडी के अंदर मूव कर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल उस एंजाइम ने क्या किया, वो एंजाइम जाके क्रोमोप्लास्ट से जाके बाइंड हो गया। जब वो एंजाइम आपका क्रोमोप्लास्ट से बाइंड हो जाएगा तो क्रोमोप्लास्ट को क्या कर देगा, रप्चर। और जब क्रोमोप्लास्ट को रप्चर कर देगा तो उसके अंदर से कलर्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो वो बार आपको कलरफुल नजर आएगा। बात समझ आई कि चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन से क्या मतलब है। चेंजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन से मतलब है परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी। मींस के कोई एंजाइम या कोई भी बॉडी सेल से बाहर पड़ी हुई है, आपने क्या किया, सेल को परमिएबल कर दिया, सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल कर दिया। अब वो बॉडी जो बाहर पड़ी थी वो इजीली सेल के अंदर एंटर हो जाएगी, और सेल के अंदर एंटर होने के बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है।
अब आ जाते हैं प्लांट हार्मोन्स की टाइप्स के ऊपर। आपके पास टोटल 5 हार्मोन्स हैं फिलहाल आपके सिलेबस में। ऑक्सिन्स हैं, जिबरेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, एब्सिसिक एसिड है और इथीन है। फिलहाल मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल इथीन से। अच्छा देखिए, इथीन एक गैस है। इथीन को आप कहते क्या है? रिपनिंग हार्मोन। रिपनिंग हार्मोन, रिपनिंग का मतलब होता है पकाना। अब इथीन को हमने डिस्कवर कैसे किया था, ये बात आपके वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए, आपने से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखनी। एक साइंटिस्ट थे, वो ऐसे ही वॉक कर रहे थे स्ट्रीट्स के ऊपर, जैसे हम भी वॉक कर दें। तो जब वो स्ट्रीट्स पे वॉक कर रहे थे तो उन्होंने ये नोट किया कि ऐसे प्लांट्स जो कि स्ट्रीट लाइट के करीब है। नहीं, आपने देखा है ना, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं वहाँ प्लांट्स भी होते हैं। फुटपाथ चल रहा होता है, फुटपाथ में प्लांट्स भी होते हैं, साथ में स्ट्रीट लाइट्स भी होती हैं। तो वो कह रहे हैं उन्होंने ऐसे प्लांट्स को देखा जो कि स्ट्रीट लाइट के पास थे, उनकी ग्रोथ अच्छी हुई हुई थी। ग्रोथ अच्छी होने से मतलब वहां पे जो है, अगर वो फ्रूट का प्लांट था तो वहां पे फ्रूट जो है वो पके हुए थे, ठीक है। जबकि उन्होंने दूसरे प्लांट्स को देखा जो कि स्ट्रीट लाइट के पास नहीं थे, तो वो प्लांट्स इतने ज्यादा पके हुए नहीं थे। तो उन्होंने कंक्लूड क्या किया? उन्होंने कंक्लूड किया कि स्ट्रीट लाइट में से कोई ना कोई केमिकल ऐसा निकल रहा है, कोई ना कोई रेज निकल रही है, कोई ना कोई गैस निकल रही है, जिसकी वजह से वो इन केमिकल्स को या इन मैंगोज को या बनानास को पका रहा है, ठीक है। तो फिर वहां पे जब हमने गैस को ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लिया, तो हमें पता लगा वो गैस क्या थी? इथीन थी, ठीक है। तो ऐसे इथीन की डिस्कवरी हुई। वो सिर्फ चल रहे थे, चलते हुए जा रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्ट्रीट लाइट के आसपास जितने भी पौधे हैं उसके अगर फ्लावर्स हैं या फल हैं तो वो सारे पक चुके हैं। फिर उन्होंने सोचा कि भाई कोई यहाँ पे कोई ऐसी चीज होगी जो कि इसमें रिलीज हो रही है और ये प्लांट को जो है वो पका रही है। तो हमने बाद में डिस्कवर किया, तो फिर वो इथीन थी। और फिर जब बाद में और डिस्कवरी हुई, एक साइंटिस्ट और थे गेन के नाम से, साइंटिस्ट का नेम आपने याद नहीं रखना। गेन ने फिर ये बताया हमें कि प्लांट की बॉडी खुद भी इथीन प्रोड्यूस करती है। एक तो स्ट्रीट लाइट तो इथीन प्रोड्यूस करती है, जब भी स्ट्रीट लाइट जलती है तो उसमें से इथीन गैस निकलती है आसपास, ठीक है। और प्लांट की बॉडी में इथीन खुद भी बन रही है। खैर, अब आपको पता है इसे हम रिपनिंग हार्मोन कह रहे हैं, तो सारे के सारे पॉइंट इसी से रिलेटेड होंगे। तो पहला पॉइंट तो आप ऐसे ही लिख देंगे सिंपल सा, कि ये आपके पास क्या कर रहा है? रिपनिंग ऑफ फ्रूट मीन्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इथेन, नहीं इथीन है, इज टू ट्रिगर द रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स करवा रहा है। अब देखिए, रिपनिंग ऑफ फ्रूट से आप सब चीजें याद रख लीजिए। रिपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या है? भाई ये प्लांट की ग्रोथ को इनहांस कर रहा है, क्योंकि जब ग्रोथ इनहांस होगी जब भी फ्रूट पकेंगे। इसका मतलब ये ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहा है। अब सोचिए जब प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज होगी तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? पहली बात, जो आसपास लीव्स हैं वो भी बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, और जब वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे तो उनकी एज भी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, एब्सेशन ऑफ लीफ। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एब्सेशन ऑफ लीफ, मीन्स के ये जो आसपास उसके पत्ते होंगे वो झड़ जाएंगे, ठीक है। आपने भी देखा है जब एक फल पक जाता है, नहीं तो ट्री में देख लीजिएगा किसी भी, अगर एक फल पक जाता है तो उसके आसपास के जो पत्ते होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर ग्रोथ होगी तो और क्या हो सकता है? जब ग्रोथ होगी तो ये हो सकता है कि जो आपके पास सीड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं यार, आप एक सेकेंड, थोड़ी सी पीपीटी आगे पीछे हो रही है मेरी, एक स्लाइड खराब हो रही है, मैं इसे सही करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। सर देखिए, जब ग्रोथ होगी तो वो और क्या कर सकता है? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ब्रेकिंग डोरमेंसी का मतलब होता है कि सीड सो रहा है। जाहिर है जब प्लांट की ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा तो जो सीड सोया हुआ है वो भी ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। या फिर वो बर्ड्स हैं वो भी ग्रो करेंगी। तो तीसरा पॉइंट क्या है? इट ब्रेक्स द डोमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, जिसकी वजह से प्लांट और ज्यादा ग्रो करेंगे। और एक काम और होगा कि फ्लावरिंग भी होगी। फ्लावरिंग क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है कि जब एक फ्रूट बनता है तो फ्रूट बनने से पहले क्या बनता है? फ्लावर बनता है, ठीक है। प्लांट क्या करता है? एक फ्लावर बनाता है और फिर वो फ्लावर ही एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ऐसे बहुत कम प्लांट है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई एक होगा कि जिसका फ्रूट और फ्लावर अलग अलग हो। होता यही है, प्लांट पहले अपना फ्लावर बनाता है और वही फ्लावर
फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रूट बनेगा, फ्लावर बनेगा तो फ्रूट बनेगा ना, और फ्रूट बनेगा तो फिर वो पकेगा। तो इथीन ये सारे काम कर रहा है। पहली बात, जो फल पक चुका, जो फल बना हुआ है पहले से, उसे पकाएगा। ठीक है, जब पकाएगा ग्रोथ एक्सेलरेट होगी तो आसपास के जो पत्ते होंगे वो बूढ़े हो जाएंगे, उनकी एज हो जाएगी तो वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। तीसरा काम क्या होगा, जब ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है तो जाहिर बात है सीड भी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो सीड एक न्यू बेबी फॉर्म कर लेंगे। इसके अलावा जो भी ओवरीज वगैरह हैं उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लावर्स के अंदर, क्योंकि फ्लावर्स होंगे तो फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनेगा तो ही उसे पकाएगा। तो पहले से जो फ्रूट्स हैं उन्हें पका रहा है, प्लस जो फ्रूट नहीं बने हुए उन्हें बनवा रहा है। सिंपल से पॉइंट है। मुझे बताइए क्लास से समझ आया है आपको? मेरे ख्याल से इतना मुश्किल तो नहीं था, आसान सा था। एक रिपलिंग करा रहा है, ठीक है, एक लीव्स एब्सेशन करा रहा है, ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी को ब्रेक कर रहा है, चार काम कर रहा है, सारे के सारे ग्रोथ से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। जी सर। और स्क्रीन आपके पास छोटी आ रही होगी क्योंकि मैंने स्लाइड व्यू पे नहीं लगाया हुआ। खैर आपको नजर तो आ रहा होगा, इससे कुछ नहीं। सर रिपीट कर दें, दूसरा आप लेट आई थी ना। दूसरा मैंने अभी तक ये बताया है, शुरू का आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, वैसे मैं रिपीट भी कर देता हूँ। मैंने आपसे ये कहा है कि अगर कोई भी केमिकल प्लांट की बॉडी में बन रहा है, ठीक है, और प्लांट की बॉडी में केमिकल बनने के बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा है, तो इसे हम किसका नाम देंगे, प्लांट हार्मोन। ठीक है, अब प्लांट हार्मोन काम कैसे करता है, प्लांट हार्मोन काम करता है जीन को एक्सप्रेस करके। जीन को एक्सप्रेस करने का मतलब है डीएनए में कहीं ना कहीं ऑल्टरेशन, पॉजिटिव ऑल्टरेशन करेगा। या फिर क्या कर सकता है, जीन में ऑल्टरेशन बहुत आराम से होती है। आपको अगर नजला भी हो रहा है ना, तो आपका जीन जब तक ऑल्टर नहीं होगा आपको नजला नहीं होगा। ठीक है, अगर आप देखें कि एक ही मौसम में बहुत सारे लोग गुजरते हैं, किसी को नजला हो जाता है किसी को नहीं होता, इसका मतलब क्या है, किसी की जीन्स बहुत वीक हैं, और जब जीन्स बहुत वीक है तो वो आसानी से ऑल्टर हो रहे हैं, और कुछ की जीन्स स्ट्रांग है तो इसलिए वो ऑल्टर नहीं हो रहे, इसलिए वो बीमार नहीं हो रहे। तो यहाँ तक कि अगर आप बीमार भी हो रहे हैं, आप कोई फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबके अंदर जीन ऑल्टर हो रहे हैं। ठीक है, जीन कभी कभी परमानेंट ऑल्टर हो जाता है जो आपके लिए नुकसानदेह होता है, और जीन कभी कभी टेम्पररी ऑल्टर होता है, वो वक्ती होता है, वो फिर ठीक हो जाता है। तो या तो वो जीन को ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है, जिसे आप कह रहे हैं जीन एक्सप्रेशन, या फिर वो किसी एंजाइम को रोक रहे हैं काम करने से, हॉर्मोन्स, या फिर वो क्या कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो कि सेल से बाहर हैं, वो सेल के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि परमिएबल ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, उन मेम्ब्रेन्स के अंदर होल्स क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से वो केमिकल एंटर हो जाएगा। सिंपल, इस तरह से प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है। फिर हमने पढ़ा इथीन। इथीन में हमने कुछ नहीं पढ़ा, इथीन एक रिपलिंग हार्मोन है। जाहिर बात है फ्रूट्स को पकाएगा। एक चीज, जब फ्रूट्स को पकाएगा कि तो आसपास के पत्ते भी पकेंगे, जब वो पत्ते पकेंगे उनकी एज हो जाएगी, वो झड़ जाएंगे। ठीक है, तीसरा काम क्या था, जब वो ग्रोथ को एक्सेलरेट ही कर रहा है, जब वो पका रहा है चीजों को, तो जो सीड्स हैं वो भी न्यू बेबी में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ताकि वो जल्दी जल्दी फ्रूट्स बनाए आगे जाके। इसी तरह से फ्लावरिंग को इनिशिएट करेगा। क्यों, क्योंकि एक फ्लावर ही आगे जाके फ्रूट बनाता है, फ्रूट बनेगा उसके बाद वो पकेगा। सिंपल। उसके बाद आप आ जाइए एब्सिसिक एसिड के ऊपर। एब्सिसिक एसिड आपके पास क्या है, एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ इनहिबिटर आप इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये सब चीजों को इनहिबिट कर रहा है, मींस के ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहा, ये ग्रोथ को वहीं पे स्टक कर रहा है। अब आप खुद बताइए कि एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को जो इनहिबिट कर रहा है वो कब करेगा, जब जाहिर ही बात है भाई, देखें आप कब चाहे, प्लांट कब चाहेगा कि प्लांट की बॉडी में ग्रोथ ना हो, जब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो प्लांट कभी भी नहीं चाहेगा कि प्लांट ग्रो करे, क्योंकि अगर प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करता है तो प्लांट की ग्रोथ स्टंट रह जाएगी, प्लांट की ग्रोथ कम रह जाएगी। तो प्लांट हमेशा यही चाहेगा, प्लांट क्या कोई भी बॉडी हमेशा यही चाहेगी कि वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करे, क्योंकि अगर फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा उसे न्यूट्रिएंट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगी, उसे मिनरल ज्यादा मिलेंगे। जब उसे हर चीज ऑप्टिमम मिलेगी तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, एब्सिसिक एसिड सबसे पहले ये जस्टिफाई करता है कि एनवायरनमेंट काम का है या नहीं। अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होने के बाद क्या करता है, सब चीजों की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और प्रमोट कब करता है, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि अगर अनफेवरेबल कंडीशन में आप प्लांट को ग्रो करवाओगे तो प्लांट की ग्रोथ स्टंट रह जाएगी, प्लांट की ग्रोथ कम रह जाएगी।
तो इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर प्रोड्यूस बाय प्लांट ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट कंडीशन आप पढ़ चुके हैं, ड्रॉट कंडीशन का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर एट द ऑनसेट ऑफ विंटर। इसका मतलब एब्सिसिक एसिड ज्यादातर जब प्रोड्यूस होता है जब आपके पास विंटर का सीजन आता है, सर्दियों का मौसम आता है, या फिर आपके पास खिजा का मौसम आता है। इन दो कंडीशंस के अंदर एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और जब बाहर का मौसम आता है या गर्मियों का मौसम आता है तो एब्सिसिक एसिड यूजुअली बहुत कम होता है बॉडी के अंदर। स्प्रिंग के अंदर तो खैर बहुत ही कम होता है, क्योंकि स्प्रिंग एक फेवरेबल कंडीशन है, बाहर का मौसम एक फेवरेबल कंडीशन है, तो एब्सिसिक एसिड ना होने के बराबर होगा बॉडी के अंदर। क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। अब डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, ठीक है। अब देखिए अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, वाटर है ही नहीं, दूसरी चीजें हैं ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये सीड को सोए रहने देगा। क्योंकि अगर सीड जाग जाएगा वो बेबी बना लेगा, एक नया बेबी बन जाएगा, एक बेबी ट्री बन जाएगा, तो क्योंकि उसके पास इतना मटेरियल ही नहीं है, इतना न्यूट्रिएंट ही नहीं है, तो वो बेबी ग्रो ही नहीं कर सकता। इसलिए उसकी कोशिश ये होगी कि वो जो सीड है वो सोया रहे, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, मींस स्प्रिंग का सीजन आएगा, फिर वो सीड ग्रो करे। तो अगर हम इथीन की बात करें तो इथीन क्या कर रहा था, डोरमेंसी को खत्म कर रहा था, सीड को जगा रहा था। ये क्या करेगा, सीड को सुलाए रखेगा। So during dry season and cold weather, it induces dormancy in seeds and birds. Abscission, ठीक है। एब्सिशन क्यों करवाएगा, क्योंकि आपको पता है ड्रॉट कंडीशन है, ड्रॉट कंडीशन का मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर, और शॉर्टेज ऑफ वाटर के अंदर अगर लीव्स होंगे तो लीव्स होंगे तो स्टोमेटा भी होगा, और अगर स्टोमेटा है तो स्टोमेटा डे के टाइम पे ओपन भी होंगे, और जाहिर है सारा का सारा वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, लीव्स को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगर लीव्स ही नहीं होंगे तो स्टोमेटा ही नहीं होंगे, और स्टोमेटा ही नहीं होंगे तो जो बचा कुचा पानी है वो प्लांट की बॉडी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन एंड कोल्ड वेदर इट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ लीफ फॉल, वो लीफ को फॉल करने लग जाएंगे ताकि स्टोमेटा परमानेंटली क्लोज हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वो डायरेक्ट भी कर सकता है, नहीं तो फिर लीफ को ही फॉल कर देगा। इसके अलावा लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। वो क्या करता है, इट टर्न्स द लीफ पारीमोड्रिया। पारीमोड्रिया आपके पास क्या होता है, जो लीफ की लेटरल पार्ट होता है ना, मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने डायग्राम इंक्लूड नहीं की, मैं काम करूंगा इसके लिए आपको डायग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि लीफ पैरिमोडियम कैसे कहते हैं। वैसे वो लीफ जो कि आपके पास लेटरल ग्रोथ पे हो रहे होते हैं, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं जहां से सूरज की रोशनी आती है, उसे हम लीफ पैरिमोडिया नहीं कहते। वो लीफ जो कि साइडों पे ग्रो कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल साइडों पे, स्टेम से बिल्कुल साइड पे ग्रो कर रहे होते हैं, उसे हम लीफ पैरिमोडिया कहते हैं। तो लीफ पैरिमोडिया को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, स्केल्स के अंदर। और जब लीफ पैरिमोडिया स्केल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो स्केल्स के अंदर स्टोमेटा नहीं होते, तो ये काम भी वो स्टोमेटा को खत्म करने के लिए कर रहा है, विच प्रोमोट्स द बर्ड एंड प्रोमोट्स सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब क्या है, सेनिसेंस का मतलब होता है डिले ऑफ एजिंग, ठीक है। तो वो कोशिश कर रहा है प्लांट की एज को प्रोमोट करने की। तो एब्सिसिक एसिड में हमने क्या पढ़ा, एब्सिसिक एसिड क्या है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। रॉड कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, प्लस विंटर सीजन में प्रेजेंट होता है, ऑटम कंडीशन में प्रेजेंट होता है। इसे हम और क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि आपके पास ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, कैसे कैसे, जैसे वो सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करा था इथीन, ये क्या करेगा, सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, सीड को कोशिश करेगा कि वो सोया रहे, ठीक है। प्लस क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, या फिर ये क्या कर सकता है, लीव ही फॉल कर देगा, क्योंकि जब लीव ही नहीं होगा तो स्टोमेटा कैसे होंगे। इसके अलावा क्या कर सकता है, लीव्स को स्केल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से अब आपके पास स्टोमेटा भी खत्म हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली सारा काम स्टोमेटा के लिए कर रहा है वो, ठीक है। और वो प्रोमोट कर रहा है सेनिसेंस को, एजिंग को प्रोमोट कर रहा है। उसके बाद लास्ट आ जाइए साइटोकाइनिन पे, ये हमारा लास्ट हार्मोन है, उसके बाद हम एंड कर देंगे। वो कह रहे हैं देयर आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब जो आपको नेचुरली मिल रहा है, सिंथेटिक का मतलब आप खुद इंडस्ट्री में बना रहे हो, ठीक है। विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू इंड्यूस सेल डिवीजन। अब आपको 5 हार्मोन्स पढ़ाए थे जिसमें से पहला ऑक्सीजन था, वो जो कि आज हमने नहीं पढ़ा। तो वो कह रहा है कि साइटोकाइनिन किसके साथ मिलकर काम करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है, और क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। अब नेचुरल फॉर्म आपके पास कहाँ से मिलती है, नेचुरली आप कहाँ से ले सकते हो, कोकोनट मिल्क से ले सकते हो। हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग स्पर्म डीएनए क्या होता है, हेरिंग एक फिश का नाम है, ठीक है। हेरिंग एक फिश होती है, स्पर्म आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, डीएनए भी आपको पता है
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें हेरिडिटी मटेरियल स्टोर होता है। यीस्ट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट हम खमीर को कहते हैं। उसके बाद नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन इज जीटिन। जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है उसे हम किसका नाम देते हैं? जीटिन का। जबकि इंडस्ट्री में जो हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिन। दो फॉर्म्स हैं। जो नेचुरल है उसे आप क्या कह रहे हैं? जीटिन। जो आप इंडस्ट्री में बना रहे हैं उसे हम किसका नाम दे रहे हैं? काइनेटिन। अब वो कह रहे हैं नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन इज जीटिन व्हिच वाज ऑब्टेन्ड इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम इमेच्योर कॉर्न ग्रेन्स। वो कह रहा है कि जो आपके पास जीटिन है वो हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? इमेच्योर कॉर्न ग्रेन से। अब मुझे बताइए इमेच्योर कॉर्न ग्रेन से क्यों कर रहे हैं? इमेच्योर कॉर्न ग्रेन का मतलब है उसकी ग्रोथ नहीं हुई भी। जी, इमेच्योर कॉर्न ग्रेन से क्यों कर रहे हैं? अगर हम मेच्योर कॉर्न ग्रेन से करें तो इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर आप इमेच्योर प्लांट की बात करेंगे तो इमेच्योर प्लांट को अभी ग्रोथ करनी है, ठीक है। और अगर उसे ग्रोथ करनी है तो उसके पास जो हार्मोन्स होंगे वो कंप्लीटली एक्टिवेट फॉर्म में होंगे, वो हाईली एनर्जाइज्ड होंगे। जबकि एक प्लांट जिसकी ग्रोथ हो चुकी है, अब वो प्लांट मेच्योर हो चुका है, इसका मतलब अब उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो वहां पे हार्मोन्स ऐसा ऐसा वीक हो चुके होंगे। हार्मोन्स वहीं ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं जहां पे आपको नीड होती है। तो अगर कोई प्लांट इमेच्योर है तो आगे जाके उसे मेच्योर होना है, और मेच्योर होने के लिए उसे हार्मोन्स की नीड है। इसका मतलब उसकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होगा। तो इमेच्योर कॉर्न ग्रेन्स के अंदर आपको हार्मोन्स का लेवल ज्यादा मिलता है, लेकिन मेच्योर कॉर्न ग्रेन्स के अंदर आपको हार्मोन्स का लेवल कम मिलता है, क्योंकि वो मेच्योर हो चुके हैं, वो अपने हार्मोन्स को यूटिलाइज कर चुके हैं, तो उनमें हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम हो चुकी है, इसलिए हम इमेच्योर कॉर्न ग्रेन्स को लेते हैं। ठीक है। साइटोकाइनिन के इंट्रोडक्शन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। साइटोकाइनिन आपको नेचुरल फॉर्म में भी मिलता है, आर्टिफिशियल फॉर्म में भी मिलता है। आर्टिफिशियली आप इसे प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्री में सिंथेटिक फॉर्म कहलाती है। काम किसके साथ मिलकर करता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर करता है। मेनली किस लिए यूज होता है? सेल डिवीजन के तौर पे। ठीक है। ऑब्टेन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? कॉर्न ग्रेन से कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क से कर सकते हैं, हेरिंग स्पर्म डीएनए से कर सकते हैं, या फिर आप यीस्ट से कर सकते हैं। जो नेचुरल फॉर्म है उसे हम किसका नाम देते हैं? जेटिन। और जो इंडस्ट्री में आप इसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसे हम किसका नाम देते हैं? काइनेटिन। अब इफेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ग्रोथ को इनहांस करेगा, ठीक है। सेल डिवीजन वही जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। सो इट इनिशिएट्स रैपिड सेल डिवीजन बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन करवाते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ आप साइटोकाइनिन को भी मिला दें तो सेल डिवीजन तेज होती है, ठीक है। देखिए अगर एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर आपने सिर्फ ऑक्सीजन का स्प्रे किया है, कंडीशन सुनिएगा, एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर आपने ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया, जैसे ही आप उस प्लांट के ऊपर ऑक्सीजन का स्प्रे करेंगे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एक और प्लांट लीजिए, एक प्लांट है जिसपे आपने ऑक्सीजन का स्प्रे किया है प्लस आपने साइटोकाइनिन का भी स्प्रे कर दिया, सेल डिवीजन होगी, बहुत तेज होगी। एक प्लांट है जिसपे आपने सिर्फ साइटोकाइनिन का स्प्रे किया है, ऑक्सीजन का स्प्रे नहीं किया, सेल डिवीजन नहीं होगी। इसका मतलब साइटोकाइनिन जब भी काम कर सकता है जब सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, लेकिन ऑक्सीजन काम कर सकता है जब साइटोकाइनिन प्रेजेंट ना हो। तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, जबकि साइटोकाइनिन डिपेंड कर रहा है ऑक्सीजन की एक्टिविटी के ऊपर। अगर ऑक्सीजन होगा तो उसको इनिशिएट कर देगा एक्टिविटी को, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर साइटोकाइनिन काम नहीं करेगा सेल डिवीजन के केस में। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, जो सीड आपके पास सोया हुआ था उसके अंदर जो बेबी सोया हुआ है उसे इनिशिएट कर रहा है ग्रोथ के लिए। सो इट इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है। फ्रूट डेवलपमेंट, साथ साथ फ्रूट को भी डेवलप कर रहा है। प्रिवेंट फ्रॉम डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन हमें कब नीड होती है डीकलराइजेशन की, कि डीकलराइजेशन ना हो। फॉर एग्जांपल एक लीव है जो आपने एक्सपेरिमेंट के लिए डिटैच कर लिया है, आपने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए लीव को तोड़ लिया है। अब आपको पता है जब आपने लीव को तोड़ लिया है तो कुछ टाइम के बाद लीव क्या होगा? लीव डीकलराइज होना शुरू हो जाएगा, वो ऐसे ऐसे ब्राउन हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप उस लीव के ऊपर साइटोकाइनिन का स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है?
इसकी ग्रोथ को इन्हांस करता है। जब उसकी ग्रोथ को इन्हांस करता है तो कुछ टाइम के लिए वो लीव जो है वो आपको बिल्कुल फ्रेश नजर आता है। सो सिंपल डिटैच लीव्स लूज क्लोरोफिल्स and become decolorized. Application of cytokinin can prevent this condition by keeping the DNA in function for the longer period. वो आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी लीव को डिटैच कर देते हैं तो वो अपने क्लोरोफिल को भी लॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो डीकलराइज होने शुरू हो जाता है। जब वो क्लोरोफिल को लॉस कर देगा तो ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा, ग्रीन पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी और वो लीव आपको ब्राउन कलर का नजर आने लगेगा। अगर आप चाहते हैं इस कंडीशन को प्रिवेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल साइटोकिनिन का स्प्रे कर दीजिए, जिसे हम काइनेटिन कहते हैं। वो काइनेटिन क्या करेगा, वो डीएनए को फंक्शनिंग में रखेगा, जिसकी वजह से आपके पास लॉन्ग टाइमिंग तक आपके पास वो ग्रीन पिगमेंटेशन फंक्शनिंग में रहेगी। उसके बाद आ रही है साइंटिफिक रीजंस पे। वो आपसे पूछ रहा है हाउ फाइटो हार्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द प्लांट रिस्पॉन्सेज। वो कह रहा है कि जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल या कोऑर्डिनेट कैसे करें प्लांट के रिस्पॉन्सेज को। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि प्लांट हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करें दो वेज में। एक, पहला वे क्या है, वो कंट्रोल करें और इनिशिएट करें ग्रोथ को वेरियस रीजन्स पे। वेरियस रीजन्स क्या हो सकते हैं भाई, वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अगला बेबी ग्रो करेगा। दूसरी बात, वो फ्रूट डेवलपमेंट करवा रहे हैं, वो लीफ डेवलपमेंट करवा रहे हैं, वो रिपनिंग ऑफ फ्रूट करवा रहे हैं, ठीक है, वो फ्लावरिंग को इनिशिएट करें। तो वो कंट्रोल करें और इनिशिएट करें ग्रोथ को वेरियस रीजन पे। वो रूट्स पे भी कर रहे हैं, वो स्टेम्स पे भी कर रहे हैं। दूसरा काम क्या है, बाय शोइंग मूवमेंट एंड रेगुलेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। वो आपसे कह रहा है कि प्लांट की मूवमेंट में भी कौन रोल प्ले कर रहा है, फाइटोहार्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं। ये मेनली आपके पास ऑक्सिन है जो कि फोटोट्रॉपिज्म करवाता है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। अगर कोई प्लांट का पार्ट जो है जो कि लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है तो इस कंडीशन को हम फोटोट्रॉपिज्म का नाम देते हैं। ये काम ऑक्सिन्स करवाता है। तो अभी आप जब ऑक्सिन्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगी। सो बाय शोइंग मूवमेंट एंड रेगुलेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, एक रीजन और है कि इथीन से आपको कैसे लगता है कि फ्रूट पक चुका है। तो उसकी रीजन आसान सी थी, मैंने क्लास के शुरू में भी शायद डिस्कस की थी थोड़ी सी। इथीन क्या करता है, इथीन जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको परमिएबल कर देता है। जब आपके पास सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, मैं इसको लिख भी देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इथीन क्या करता है, इथीन परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इथीन परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ एंजाइम्स हैं जो कि सेल के बाहर हैं, वो एंजाइम्स कहाँ मूव कर रहे हैं, वो एंजाइम्स आउटसाइड से सेल के इनसाइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, इनसाइड पे मूव करने के बाद वो एंजाइम जब सेल के अंदर आ चुके हैं, वो एंजाइम किससे बाइंड कर रहे हैं, वो एंजाइम जाके क्रोमोप्लास्ट से बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो एंजाइम्स क्रोमोप्लास्ट से बाइंड करेंगे तो क्रोमोप्लास्ट क्या हो जाएगा, रप्चर। क्रोमोप्लास्ट आपके पास डिग्रेड हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रोमोफिल उसमें से बाहर आएगा। सो क्रोमोफिल रिलीज होगा। अब जब क्रोमोफिल रिलीज होगा इसका मतलब आपके पास डिफरेंट कलर्स अपीयर हो जाएंगे। अगर वो मैंगो है तो आपके पास येलो कलर आ रहा होगा, अगर कोई दूसरा फ्रूट है तो आपके पास कोई दूसरा कलर आ रहा होगा। सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होंगे और इस डिफरेंट कलर्स की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि वो जो भी फ्रूट है वो रैपिन हो चुका है। सिंपल ये रीजन आता है, मैंने नोट्स में दिया भी है। केथीन क्या करता है, परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव कर जाते हैं। वही एंजाइम जो है वो क्लोरोप्लास्ट से जाके बाइंड करते हैं और क्रोमोप्लास्ट से जब वो बाइंड करते हैं तो क्रोमोफिल रिलीज होता है। क्रोमोफिल आपको पता है कलर्ड कंपाउंड्स हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो जो आपका जो फ्रूट है वो रैपिन हो चुका है। सिंपल। जी, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए।